नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब से लक्ष्य के शरीर में काला तारा समाहित हुआ था, तब से उसे तारा क्रिस्टल को अवशोषित करने में कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इस बार उन्हें अवशोषित करना वास्तव में पहले की तरह आसान नहीं था। परिपक्व तारकीय क्रिस्टलों की शक्ति बहुत अधिक थी, विशेषकर एक साथ 3 को अवशोषित करने की। लक्ष्य को इन तीनों को अवशोषित करने में लगभग 6 या 7 घंटे लगे। शाखा पर बचे हुए 3 क्रिस्टल जैसे ही श्वेत बौने तारे में परिवर्तित होने वाले थे। लक्ष्य ने अंततः अपना अवशोषण पूरा कर लिया। अवशोषण पूरा होने के बाद लक्ष्य ने पचाने का समय भी नहीं लिया और तुरंत ही 3 और अवशोषित करना शुरू कर दिया। इन तीनों को अवशोषित करने में और भी अधिक समय लगा, क्योंकि उसका दांतियान लगभग संतृप्त हो चुका था। लक्ष्य को पचाने का समय नहीं मिला था, इसलिए वो एक साथ ही अवशोषित और उपभोग कर सकता था, जिससे प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई। इन तीनों बातों को समझने के बाद लक्ष्य को ऐसा लगा मानो पूरा एक दिन बीत गया हो। पेड़ पर अभी भी मौजूद 300 से अधिक क्रिस्टलों को देखकर लक्ष्य को सिर दर्द होने लगा। ये एक कठिन परीक्षा होने वाली थी और उसे अभी भी इसे समझने के लिए समय चाहिए था। टारगेट को इस बात से तसल्ली मिली कि लगातार इन 6 तारा क्रिस्टलों को अवशोषित करने के बाद उसका चौथा संपीड़न लगभग आधा पूरा हो चुका था। उसे कोर ऊर्जा के 5वें संपीड़न तक पहुंचने के लिए केवल 10 और क्रिस्टलों को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। छोड़ो इसे, अगर मैं जा नहीं सकता तो अभी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पर तारा क्रिस्टल अवशोषित कर लूंगा। 300 से अधिक क्रिस्टल अवशोषित करने के बाद ही जाने के बारे में सोचूंगा। लक्ष्य ने अपने थोड़े सुन्न पड़े पैर को हिलाया। एक पैर में अभी भी बिजली का हल्का सा प्रवाह बाकी था, जिससे पता चलता था कि जब तक वो इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल देता, तब तक इसे पूरी तरह से हटाना संभव नहीं था। लेकिन लक्ष्य चिंतित नहीं था। उसके शरीर के अंदर बिजली के आयन थे और विद्युत धारा उसे वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा इससे केवल सुन्नपन ही होता था। स्थानिक दरार के भीतर पालथी मारकर बैठे लक्ष्य ने अपने शरीर के अंदर नई डाली गई ऊर्जा को पचाना और संपीड़ित करना शुरू कर दिया। तारा क्रिस्टल से निकली अतिरिक्त ऊर्जा को अंधकारमय तारे के भीतर संग्रहित किया गया था। लक्ष्य ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अंधकारमय तारे के भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होकर उसके दांतियान में संकुचित हो गई। 6 तारा क्रिस्टल से ऊर्जा प्राप्त करने में टारगेट को पूरा एक दिन लग गया और उसने दूसरे दिन ही अवशोषण का अगला दौर शुरू किया। इस प्रक्रिया को 3 दिनों तक दोहराने के बाद लक्ष्य अंतःकोर ऊर्जा के 5वें संपीड़न तक पहुंच गया। वाह! मैं 5वें संपीड़न स्तर पर पहुंच गया हूं और मैंने कुल मिलाकर केवल 15 तारा क्रिस्टल ही ग्रहण किए हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने पेड़ पर लगे तारा क्रिस्टलों को गिना है, कुल मिलाकर 330 है। यानी 315 अभी भी अवशोषित नहीं हुए हैं। इस हिसाब से गणना करें तो मैं 8वां संपीड़न या उससे भी अधिक पूरा कर सकता हूं। बस इसमें बहुत समय लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे 3 महीने के भीतर पूरा कर पाऊंगा। फिलहाल लक्ष्य के पास अंतरिक्षीय दरार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ खाने के बाद उसने अवशोषण और संपीड़न की अपनी लंबी यात्रा शुरू की। सौभाग्य से उसके स्पेस रिंग के अंदर अभी भी पर्याप्त भोजन था, इसलिए उसे फिलहाल भूखे रहने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लक्ष्य के जाने के बाद से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर तारा क्रिस्टल की संख्या फिर से बढ़ गई, जिससे मार्शल आर्टिस्ट बहुत खुश हुए। आकाश के चारों देवता मधुमक्खी के छत्ते में ही रहे और पश्चिमी क्षेत्र के लगभग सभी तारा क्रिस्टल पर कब्जा कर लिया। उनके पास
प्रतिदिन साधना करने के अलावा और कोई काम नहीं था। लक्ष्य की टीम फिर कभी दिखाई नहीं दी और कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उन्हें परेशान करने नहीं गया। अन्य मार्शल आर्टिस्टों की नजर में लक्ष्य की टीम का विघटन लगभग तय था। समय बीतता गया, दिन बीतते गए और लक्ष्य कभी वापस नहीं आया, मानो हवा में गायब हो गया हो। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया। विक्रम की मृत्यु की खबर बीहाइव तक पहुंची और समीर ने विक्रम का पदभार संभालते हुए बीहाइव के मामलों की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया। समीर के मंच पर आने के बाद उन्होंने अन्य मार्शल आर्टिस्टों से एकत्रित किए गए स्टार क्रिस्टल का प्रतिशत बढ़ाकर 40% कर दिया। इससे अन्य मार्शल आर्टिस्टों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। उस समय तो कुछ लोग 30% भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। 40% तो अब की बात ही छोड़िए। हालांकि इन मार्शल आर्टिस्टों का प्रतिरोध व्यर्थ साबित हुआ। आकाश के 4 देवताओं ने पूर्वी समूह के लोगों का नेतृत्व करते हुए विद्रोहियों को दबा दिया। शक्ति में भारी अंतर के कारण मार्शल आर्टिस्ट प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ रहे। समीर ने सार्वजनिक रूप से यह भी घोषणा की कि ये अतिरिक्त तारा क्रिस्टल प्रियंका के विकास और सफलता के लिए आकाश में भेजे जाने थे। इस समय तक लक्ष्य के गायब हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। आकाश ने खबर दी कि प्रियंका सफलता के कगार पर पहुंच गया है और उसे बड़ी मात्रा में तारा क्रिस्टल की सहायता की आवश्यकता है, और उसने मधुमक्खी के छत्ते और चींटी के घोंसले के लोगों से तारा क्रिस्टल भेजने का अनुरोध किया। आकाशमंडल के 2 महान नेताओं में से एक होने के नाते प्रियंका की तारा फल वृक्ष के भीतर काफी प्रतिष्ठा थी। वो कोर ऊर्जा के 7वें संपीड़न स्तर की मार्शल आर्टिस्ट थी और युद्ध देवता बनने की ओर अग्रसर थी, जिसका अर्थ है कि उनकी कोर ऊर्जा 8वें संपीड़न स्तर को पूरा करने के करीब थी। 8वां संपीड़न उसकी सीमा थी और चूंकि वो 30 वर्ष की आयु के करीब पहुंच रही थी, इसलिए अगर उसने जल्द ही युद्ध देव बनने की अवस्था प्राप्त नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। संपीड़न पूरा होते ही प्रियंका युद्ध देव बनने की अवस्था में प्रवेश कर जाएगी। ऐसी अफवाह थी कि आकाश में छोटा अधिपति अखिलेश प्रियंका की सफल उन्नति और सफलता के बाद उन्हें विदाई देने के लिए एक भोज की तैयारी कर रही थी, क्योंकि एक बार प्रियंका अपनी सफलता पूरी कर लेती तो उसे निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर तारा फल के पेड़ को छोड़ना पड़ता। हालांकि आकाशमंडल ने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था, लेकिन सभी जानते थे कि प्रियंका के जाने के बाद अखिलेश के लिए मीना से विवाह करने का समय आ जाएगा। उस समय अखिलेश को कोई नहीं रोक पाएगा। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आकाश के 4 देवता और समीर एकत्रित होकर मामलों पर चर्चा कर रहे थे। सुदेश ने सबसे पहले कहा, लगता है हमारा मिशन लगभग पूरा हो गया है। अधिपति ने संदेश भेजा है कि आधे महीने के भीतर सब कुछ सुलझ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रियंका अगले कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू करके रवाना हो जाएगी। प्रियंका के जाने के बाद मीना मैडम यू बन जाएगी, इसलिए शादी निश्चित रूप से आधे महीने के भीतर हो जाएगी। हाँ, आखिरकार अधिपति को वही मिलेगा जो वो चाहता है। जब वो तारा फल के पेड़ से निकलेगा तो क्या उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा होगा? अरविंद ने हंसते हुए कहा। नेहा ने सुदेश की ओर देखते हुए कहा, क्या आज आप इसी विषय पर चर्चा करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, लक्ष्य काफी समय से लापता है, इसलिए शायद उसने हार मान ली होगी। अधिपति का विवाह समारोह शुरू होने वाला है और प्रियंका का विदाई भोज भी हो रहा है। हम चारों को निश्चित रूप से वापस जाकर उसमें शामिल होना चाहिए। हम मधुमक्खी के छत्ते में मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं रह सकते। तुम्हारा मतलब है कि हमें छोड़ देना चाहिए? हमें आकाश में वापस लौटना चाहिए? बिल्कुल सही। यहां करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम वापस क्यों न चले जाए? मैं इन भिनभिनाती मधुमक्खियों को देखते हुए एक और दिन नहीं बिताना चाहती। मेरा सिर फटने वाला है। आकाश में वापस जाकर हम हवा को महसूस कर सकते हैं, बारिश की बूंदों की आवाज सुन सकते हैं और धूप का आनंद ले सकते हैं। कितना अद्भुत! जब सुदेश विलाप कर रहा था
तभी नेहा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नहीं, हमारा मिशन यहां लक्ष्य और उसकी टीम को आगे बढ़ने से रोकना है। लक्ष्य अभी यहां नहीं है, लेकिन वो किसी भी समय लौट सकता है। हम अपने मिशन को नहीं छोड़ सकते। सुदेश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, नेहा, ध्यान से सोचो, अगर लक्ष्य अभी वापस आ भी जाए तो वो क्या कर पाएगा? अगर हम उसे उस मिट्टी के टीले पर चढ़कर तारा क्रिस्टल अवशोषित करने दें तो वो 10 दिनों में कितना अवशोषित कर पाएगा? इसके अलावा वो यूं ही लापरवाही से उन्हें अवशोषित नहीं कर सकता। ये सुनकर नेहा थोड़ा हिचकिचाया। हां, आधे महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब तक लक्ष्य चाहे कुछ भी कर ले, वो परिणाम नहीं बदल पाएगा। अगर वो मधुमक्खी के छत्ते में लौट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन नेहा की कर्तव्यनिष्ठा की भावना ने उसे अभी भी असहज महसूस कराया। मुझे अब भी लगता है कि ये अनुचित है। हम आखिरी क्षण तक अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। इसके अलावा अधिपति ने हमें तुरंत लौटने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल तैयारी करने को कहा था। इसी क्षण चंद्रा ने कहा, नेहा, इस समय अधिपति बहुत व्यस्त है और हम पर ध्यान नहीं दे सकते। वैसे भी इतने वर्षों से उन्हें जानने के बाद क्या आप उनके स्वभाव को नहीं जानते? वे लगभग कभी भी स्पष्ट आदेश नहीं देते। हमें तैयारी करने के लिए कहना मूलतः यह है कि हम जा सकते हैं। अगर हम लौट आते हैं तो वे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। शायद आकाश में उन्हें हमारी जरूरत हो ताकि हम व्यवस्था संभालने में मदद कर सकें। बिल्कुल सही। प्रियंका अपनी तरक्की पर ध्यान दे रही है और मामलों को नहीं संभाल रही है। हम चारों की गैर मौजूदगी में अधिपति सब कुछ खुद ही संभाल रहा है। हमें भी यहां रहना ठीक नहीं लग रहा है, अरविंद ने आगे कहा। उनमें से कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते में रहने से सचमुच तंग आ चुके थे। पहले जब लक्ष्य आसपास होता था तो वे सतर्कता बनाए रख सकते थे, लेकिन लक्ष्य लगभग 3 महीने से गायब था और सारा दिन खाली बैठे रहना सचमुच उबाऊ था। और वो लानत मधुमक्खियां, इन विकृत जीवों का शोर असहनीय था। हर दिन इस भिनभिनाहट की पीड़ा सहते उन्हें आकाश की तीव्र याद सताने लगी। हालांकि नेहा तीनों पुरुषों के तर्कों से थोड़ी प्रभावित हुई, फिर भी उसने जोर देकर कहा, मैं अब भी बेचैन हूं। लक्ष्य के साथी अभी भी यही हैं। अगर वो लौटता है तो वो किसी भी समय एक टीम बना सकता है। छोटी मिस समारा, कृपया निश्चिंत रहें। वे निराश लोग कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकते, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। मधुमक्खी के छत्ते में सब कुछ फिलहाल नियंत्रण में है। इस बार समीर ने बात की। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नेहा का हठ सामान्य से कहीं अधिक था। वो इस बात पर अड़ी रही, नहीं, लक्ष्य के पास अभी भी साथी है। मैं यही तब तक इंतजार करूंगी जब तक कि अधिपति मुझे वापस लौटने का आदेश नहीं देते। आप तीनों चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक से बैठ गई और दूसरों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। सुदेश और अन्य लोग बेहद असहाय महसूस कर रहे थे और एक साथ पेड़ के खोखले तने से बाहर निकल गए। हमें क्या करना चाहिए? नेहा वापस जाने से इनकार कर रही है। अगर हम तीनों अकेले लौटते हैं तो अधिपति निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल सही। हम चारों में से अधिपति नेहा को सबसे अधिक महत्व देता है। अगर हम उसे यहां अकेला छोड़ देते हैं तो अधिपति निश्चित रूप से हमें जिंदा जला देगा। तो अब हम क्या करें? मैं सचमुच इस जगह से तंग आ चुका हूं। यहां और आधा महीना रहने के बारे में सोचकर ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो रहा हूं। इसी क्षण समीर ने अचानक कहा, युवा मिस समारा को चिंता है कि लक्ष्य लौटते ही तुरंत एक टीम बना सकता है, लेकिन क्या होगा अगर लक्ष्य के पास यहां कोई साथी न हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तीनों आदमियों ने एक साथ समीर की ओर देखा। समीर हंसते हुए बोला, मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। लक्ष्य के चारों साथियों में ताकत की कमी है। मुझे भरोसा है कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो वे बिना लड़ाई के ही पकड़े जाएंगे।
एक बार जब मिस समारा को उनकी मौत की खबर मिल जाएगी तो उनके पास यहां रुकने का कोई कारण नहीं बचेगा। सुदेश, चंद्रा और अरविंद ने एक दूसरे की ओर देखा और अनायास ही सिर हिला दिया। समीर, तुमने जो सुझाव दिया है वो वाकई अच्छा है। हम ऐसा ही करेंगे। आज काफी देर हो चुकी है, इसलिए कल सुबह हम अपना कदम उठाएंगे और एक ही झटके में उन सबको पकड़ लेंगे। ब्लैक अर्थ स्मोकिंग का कहना है कि यह पहला बोनस अध्याय है जिसे बुक फ्रेंड्स के 30 मासिक वोटों के लिए जोड़ा गया है। पेड़ के खोखले तने के अंदर गोपाल और अन्य लोग अभी भी साधना कर रहे थे। चींटी के घोंसले में मौजूद भाई गगन ने अपनी पूरी कोशिश की थी। उन्होंने चींटी के घोंसले द्वारा एकत्रित किए जा सकने वाले लगभग सभी तारकीय क्रिस्टल यहां भेज दिए थे, जिससे गोपाल और अन्य लोगों की साधना की गति धीमी नहीं हुई। चेतन ने अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। हूं, सफलता, 5वां स्तर। मैंने आखिरकार कोर एनर्जी कंप्रेशन का 5वां स्तर पूरा कर लिया। गोपाल मुस्कुराई और चेतन के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, बधाई हो। भले ही तुम मुझसे एक दिन पीछे थी। साधना का कोई अंत नहीं है। एक दिन का मामूली अंतर क्या मायने रखता है। अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। चेतन को यकीन नहीं हुआ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन पहले बाकी दोनों को देख लेते हैं। उन्हें भी अब तक सफलता मिल जानी चाहिए थी। तभी राजा शाह ने भी अपनी आंखें खोली। मैं तुम दोनों जितना राक्षसी नहीं हूं। मैंने त्रिगुण संपीड़न पूरा कर लिया है, लेकिन चौगुना संपीड़न में अभी कुछ और दिन लगेंगे। ये सब भाई गगन द्वारा प्रतिदिन भेजे जा रहे तारकीय क्रिस्टल के कारण संभव हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया। तुम कुछ ही दिनों में 4थे स्तर पर पहुंच जाओगे, हमसे ज्यादा पीछे नहीं। मुझे आश्चर्य है कि शियाओ मान कैसी है। जब वे बात कर ही रहे थे, तभी मीरा भीतरी पेड़ के खोखले तने से बाहर निकली और बोली, मैंने चौगुनी गति प्राप्त कर ली है, राजा शाह से कुछ दिन पहले। वो आदमी मुझसे बहुत पीछे से शुरू हुआ था और अब वो मुझे पकड़ने ही वाला है। ये तो सामान्य बात है। आखिर राजा शाह एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है, इसलिए ये समझ में आता है कि उसकी गति थोड़ी तेज है। गोपाल ने यह कहकर पेड़ के खोखले तने से टेक लगाकर कहा, हालांकि इन दिनों साधना में काफी तेजी आ रही है, फिर भी मुझे थोड़ी चिंता है। लक्ष्य 3 महीने से लापता है, कोई खबर नहीं मिली है और हमें पता नहीं कि वो कहां गया है। उम्मीद है कुछ अप्रत्याशित न हुआ हो। चेतन ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। इस तारा फल के पेड़ के अंदर मौजूद कीड़े अब लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हम अभी बाहर निकल भी जाएं, तो जब तक हमारा सामना दुश्मनों से न हो या हम मूर्खतापूर्वक कीड़ों के बड़े झुंड के बीच न चले जाएं, तब तक हम आम तौर पर सुरक्षित रहेंगे। मीरा ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, भाई लक्ष्य बिल्कुल ठीक होंगे। शायद वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। राजा शाह ने उनकी बातें सुनी और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोले, पिछले कुछ दिनों से बाहर बहुत शोर हो रहा है। मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना और ऐसा लगता है कि आकाश से संबंधित मामला सुलझने के करीब है। बाकी सभी लोग राजा शाह की ओर देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें अभी और भी कुछ कहना है। मुझे लगता है कि आकाश के चारों देवता जल्द ही जा सकते हैं। राजा शाह ने अपना अनुमान व्यक्त किया। बाकी लोग थोड़ी देर सोचते रहे और उन्होंने सिर हिलाया। सभी लोग आकाश के चारों देवताओं के आगमन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ गए थे और वास्तव में अब उनके जाने का समय हो गया था। राजा शाह के चिंतित चेहरे को देखकर मीरा ने कहा, भाई, आपको किस बात की चिंता है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वे जा रहे हैं? हम आखिरकार बाहर जा सकते हैं। मुझे उस बात की चिंता नहीं है, मुझे तो इस बात की चिंता है। राजा शाह ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि अचानक सभी के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि बाहर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कोई आ रहा था। राजा शाह ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे ठीक इसी बात की चिंता थी। ऐसा लगता है कि हम अंततः अभी भी एक छिपा हुआ खतरा है।
और कोई न कोई हमसे निपटने के लिए आ रहा है। आकाशमंडल तारा फल के पेड़ की ऊपरी परत में, पेड़ के शीर्ष के ठीक बगल में स्थित है। ये एक बड़ा खुला क्षेत्र है और चूंकि ये पेड़ों की चोटियों के करीब है, इसलिए यहाँ और बाहरी दुनिया के बीच का अंतर बहुत अधिक नहीं है। सुबह सुबह सूरज को फूटते हुए देखा जा सकता है और रात में तारों से भरा आकाश दिखाई देता है। यहाँ के लोग चांद को भी देख सकते हैं, हल्की हवाओं और बारिश का आनंद ले सकते हैं और ऊंचे आसमान और हल्के बादलों का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसी विलासिताएं हैं जिनका आनंद अन्य जगहों के मार्शल आर्टिस्ट नहीं उठा सकते। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश और बारिश से पोषित होने और बाहरी दुनिया के करीब होने के कारण यहाँ के तारा क्रिस्टल सबसे अच्छे ढंग से बढ़ते हैं और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तारा क्रिस्टलों से समृद्ध इस क्षेत्र में फूलों के गुच्छे लहराते हैं, जिनमें ताराकोर चरण से लेकर तारकीय चरण तक के तारा क्रिस्टल मौजूद होते हैं। जिधर भी देखो, स्वाभाविक रूप से तारकीय अवस्था वाले क्रिस्टलों की संख्या सबसे कम है, जिनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय तारा क्रिस्टल है। यहां स्टार क्रिस्टल का वितरण एक आवंटन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक स्टार क्रिस्टल किसे मिलेगा, इसका निर्णय यहां के उच्च स्तरीय कर्मियों द्वारा किया जाता है। इसलिए ब्रह्मांड में कोई विवाद नहीं होता है। बाहर जाना मना नहीं है, फिर भी बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट आकाशमंडल छोड़कर कहीं और जाने को तैयार होते हैं। यहां साधना तेजी से होती है और वातावरण भी अच्छा है, तो फिर बाहर जाकर कीड़े मकोड़ों से लड़ने और दूसरे मार्शल आर्टिस्टों से मुकाबला करने की क्या जरूरत है। आकाश के ठीक केंद्र में पूरी तरह से लकड़ी से बने घर हैं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो महल है। ये महल कई वर्षों से बन रहे हैं। प्रत्येक शासक ने इन महलों का रखरखाव किया है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि सैकड़ों वर्षों में ये हवा और बारिश से जर्जर नहीं हुए हैं, बल्कि प्रत्येक नवीनीकरण के साथ और भी बेहतर और भव्य होते गए हैं। आकाशमंडल के सभी मार्शल आर्टिस्ट इसी महल परिसर में रहते हैं, जिससे वे इसे छोड़ने के लिए और भी अनिच्छुक हो जाते हैं और कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। महल का मुख्य हॉल वो स्थान है जहां सभी शासक निवास करते हैं। वर्तमान में यहां अखिलेश, छोटा तानाशाह, निवास कर रहा है, जो अमरावती बेस सिटी से आया है और कथित तौर पर एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आता है। मुख्य हॉल के पीछे एक और खूबसूरत महल है। यह कभी एक पूर्व शासक की पत्नी का निवास स्थान था और इसका वातावरण और स्थान मुख्य हॉल से भी कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक है। लोग इस जगह को आकाश का हरम कहते हैं। हरम में प्रवेश करते ही पेड़ों के बीच से एक नदी बहती हुई दिखाई देती है। नदी का पानी सुबह की ओस के संघनन से बनता है, जो हर सुबह एक बार ऊपर उठता है और रात में थोड़ा नीचे उतर जाता है। नदी पर बेहद खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी के पुल बने हुए हैं। पुल पार करने के बाद बेलों से ढका हुआ फूलों से सजा रास्ता हरम के प्रवेश द्वार तक जाता है। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट यहां यूं ही आने की हिम्मत नहीं करता। ये एक निषिद्ध भूमि है। केवल अत्याचारी और यहां रहने वाले लोग ही यहां प्रवेश करने और बाहर निकलने के योग्य हैं। फूलों के रास्ते से आगे जाने पर ईसा पूर्व की शैली में बना एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा खोलते ही कमरे में एक सुंदर चौकोर मेज, एक आरामदायक झूला कुर्सी, स्टार फ्रूट के पेड़ की लकड़ी से बना एक भव्य बड़ा पलंग और यहां तक कि लटकते हुए जालीदार पर्दे भी हैं। यहां की हवा सुगंधित, ताजी और सुखद है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मालकिन एक खूबसूरत महिला है। बड़े से पलंग से एक धीमी सी मानवीय आवाज सुनाई दी। मीना, तुम्हारी प्रगति कैसी चल रही है? बोलने वाली महिला की आवाज मोहक, धीमी और मधुर थी। वरिष्ठ बहन, मैं ठीक हूं। मैं 8वें स्तर के अंतिम चरण के शिखर पर हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि 9वें स्तर के संपीड़न तक पहुंचना ही मेरी सीमा होगी। मीना की लंबे समय से अनसुनी आवाज सुनाई दी। हल्की हवा चली और बिस्तर पर लगे जालीदार पर्दों को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो बिस्तर पर घुटनों को गले लगाकर बैठी थी। सफेद कपड़े पहने हुए उसके झरने जैसे लंबे बाल नीचे लहरा रहे थे। उसकी निगाहें झुकी हुई थी।
गुरुजी ने उस समय आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। आप असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। मेरी प्रतिभा अच्छी मानी जाती है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा 8वें स्तर तक ही पहुंच सकता हूं। इसके अलावा मैं आपसे 8 साल से भी ज्यादा बड़ा हूं, जबकि आप केवल 21 साल के हैं और मुझसे आगे निकल चुके हैं। मुझे 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए अभी कुछ और दिन चाहिए। वरिष्ठ बहन, क्या आप सचमुच जा रही हैं? मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मैं जल्द ही यहां से नहीं निकला, तो मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मेरा सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या अखिलेश अभी भी यहां नहीं है? वो वास्तव में आपके प्रति काफी अच्छा व्यवहार करता है। यहां के लगभग सभी स्टेलर क्रिस्टल आपके लिए ही आरक्षित है, वरना आप 2.5 साल में 9वें स्तर के बैटल जनरल से 8वें स्तर के कंप्रेशन तक नहीं पहुंच पाते और 9वें स्तर पर पहुंचने वाले नहीं होते। ये प्रगति तो मेरी प्रगति से भी तेज है। मीना ने अपना सिर झुका लिया और चुप रही। उसके सामने जकूजी के वस्त्र पहने एक महिला उसे धीरे से दिलासा दे रही थी। ये महिला देखने में 25 या 26 वर्ष की लग रही थी, लेकिन वास्तव में 29 वर्ष की थी और 30 वर्ष की होने वाली थी। ये उसकी बड़ी बहन प्रियंका थी। मीना ने अपना सिर उठाया और प्रियंका की ओर देखा। वरिष्ठ बहन, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तारा क्रिस्टल को सटीक रूप से अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूं, ताकि मैं उससे जल्द छुटकारा पाने की क्षमता हासिल कर सकूं। मीना, लोगों को हमेशा यथार्थवादी होना पड़ता है ना? क्या तुम अभी भी लक्ष्य के बारे में सोच रही हो? मीना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत लाल होंठ हठपूर्वक एक पतली रेखा में दबे हुए थे। तुम इतने समय से यही रुके हुए हो। बाहर क्या हो रहा है, इससे बेखबर। क्या तुम्हें पता है कि लक्ष्य की कंपनी अब कैसी चल रही है? मीना ने प्रियंका की ओर देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। अगर आप जानना नहीं चाहते, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। प्रियंका ने उदासीनता से कहा। मैं जानना चाहती हूं। मीना ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हे, मुझे पता था कि आप अनजान नहीं रहना चाहेंगी, लेकिन पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं, सीनियर सिस्टर, जब आप इसे सुने तो ज्यादा निराश मत होना। कृपया मुझे बताइए, सीनियर सिस्टर। मीना ने ऊपर देखा। मुझे जो खबर मिली है, उसके अनुसार लक्ष्य 3 महीने पहले बीहाइव छोड़कर चला गया था और तब से लापता है। वो पूरे 3 महीने से नजर नहीं आया है। ये खबर सुनकर मीना की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या लक्ष्य ने तारा फल का पेड़ छोड़ दिया? नहीं, प्लेटफॉर्म से किसी के जाने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्य अभी भी फल के पेड़ के अंदर है। बस इतना है कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मीना ने अपनी आंखें झपकाई, ये सोचते हुए कि वो क्या सोच रही है। मीना, क्या तुम सोच रही हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा? मैं तुम्हें ये उम्मीद छोड़ देने की सलाह देती हूं। क्या तुम जानती हो कि लक्ष्य की वर्तमान शक्ति का स्तर क्या है? मीना ने सिर हिलाकर ये जताने की कोशिश की कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसे लगा कि लक्ष्य बहुत शक्तिशाली होगा। जब वो उससे अलग हुई थी, तब उसकी युद्ध शक्ति लगभग मीना की शक्ति से अधिक हो चुकी थी, इसलिए अब तो वो और भी शक्तिशाली होगा। 3 महीने पहले लक्ष्य सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने कोर एनर्जी कंप्रेशन का पहला स्तर भी पूरा नहीं किया था। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, 3 महीने बाद वो कितना और मजबूत हो सकता है? असंभव। लक्ष्य इतना कमजोर नहीं होगा। मीना ने जोर देकर कहा। शंका मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हर किसी को तुम्हारे जैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं? तुम आकाश के तारा क्रिस्टल को आसानी से ग्रहण कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य को बाहर दूसरों से लड़ना और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। साथ ही उसके साथी भी हैं। इसलिए तारा क्रिस्टल का वितरण भी जरूरी है। पिछले 2 सालों में जब वो चींटी के घोंसले में था, उसने कोर एनर्जी का संपीड़न भी नहीं किया। उसने मधुमक्खी के छत्ते में ही संपीड़न शुरू किया, और अब जब वो मधुमक्खी का छत्ता छोड़ चुका है,
तो तारा फल के पेड़ के अंदर कोई और जगह नहीं है जहां इतने तारा क्रिस्टल हों। इसलिए मुझे लगता है कि उसने हार मान ली। प्रियंका की बात तर्कसंगत थी। फिर भी मीना ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी बहन, आप लक्ष्य को नहीं समझती। वो असाधारण इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। वो कभी हार मानना नहीं जानता। उसने मुझे यही सिद्धांत सिखाया है। नासमझ लड़की, लोग बदलते हैं। बाहर की क्रूरता ही किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को नष्ट करने के लिए काफी है। प्रियंका ने गंभीरता से सलाह दी। नहीं। मीना उठी और धीरे धीरे खिड़की की ओर चली। हल्की हवा से उसके लंबे बाल लहरा उठे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की सुंदरता निखर उठी। पिछले 2 वर्षों ने उसे और भी अधिक खूबसूरत बना दिया था। उसने अपने कोमल होंठ खोले। उसकी आवाज बेहद दृढ़ थी। भले ही दुनिया उलट-पुलट हो जाए, लक्ष्य कभी नहीं बदलेगा। मुझे उस पर अपने धर्म से भी अधिक विश्वास है। ब्लैक अर्थ एमिट्स ब्लू स्मोक के अनुसार ये दूसरा बोनस अध्याय है, जिसे बुक फ्रेंड्स द्वारा 60 मासिक वोट प्राप्त करने पर जोड़ा गया है। इसके बाद सुझावों के लिए बोनस अध्याय जोड़े जाते हैं। मीना की आवाज सुनकर प्रियंका हिल गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मीना, तुम बदल गई हो। अब तो तुम, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें आकाश के सच्चे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से प्रार्थना करते नहीं देखा। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना बेहतर है। किसी अस्पष्ट और दूर की चीज पर भरोसा करने के बजाय कड़ी मेहनत करो। कोई देवता किसी को नहीं बचाएगा। बेवकूफी, एक संतनी इस तरह कैसे बोल सकती है? तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें किसने सिखाई? प्रियंका क्रोधित हो उठी। वो भी दिव्य कृपा के गिरजाघर से आई थी और दिव्य संप्रदाय की अनुयायी थी। लक्ष्य ने ये कहा। मीना के वास्तविक स्वर ने प्रियंका को अवाक कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि लक्ष्य ने तुम्हारा दिमाग धो डाला है। कौन जाने उस समय तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। लेकिन मीना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लक्ष्य तुम्हें बचाने आएगा? मीना ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। ऐसे में आपकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे आपको कुछ बताना होगा। ये क्या है? अगर लक्ष्य सचमुच आ जाता है तो उसकी ताकत चाहे जो भी हो, आपको उसके साथ पूरी गति से निकलना होगा। राघव से टकराने से पूरी तरह बचना होगा। मीना सहमत नहीं हुई। वरिष्ठ बहन, मैं स्वयं अपना 9वां संपीड़न पूरा करने वाली हूं, और जहां तक मुझे पता है, अखिलेश ने भी अपना 9वां संपीड़न पूरा नहीं किया है। अगर उसने कर भी लिया है तो मुझे विश्वास है कि मैं उससे लड़ सकती हूं। अगर लक्ष्य मेरी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं उसकी रक्षा कर सकती हूं। मीना, क्या तुम्हें पता है कि आकाश में कितने लोग हैं? 200 से अधिक मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिनमें से लगभग सभी कोर एनर्जी को संपीड़ित करते हैं और सभी राघव की आज्ञा का पालन करते हैं। मुझे भले ही उपप्रतिनिधि कहा जाता हो, लेकिन मैं तो बस एक दिखावा हूं। जब जरूरत होगी तो वे अब भी उसकी बात मानेंगे। कोई बात नहीं, लक्ष्य के पास भी सहायक है। मीना ने शांत भाव से उत्तर दिया। नासमझ लड़की, तुम राघव को कम आंक रही हो। सहायकों को छोड़ दे तो उसने वर्षों पहले कोर ऊर्जा की 8 परतें संपीड़ित की थी। वो जब चाहे 9वीं परत तक पहुंच सकता है और फिर युद्ध देवता की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। उसने 9वीं परत को संपीड़ित क्यों नहीं किया? ये क्षमता की कमी नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। इंतजार किस बात का? एक विशेष तारा क्रिस्टल के लिए। मीना ने कहा, तो क्या हुआ अगर उसे कोई खास तारा क्रिस्टल मिल जाए? मैंने खुद एक बार ऐसा ही क्रिस्टल ग्रहण किया था। मेरी प्रकाशमय शक्ति अब बहुत प्रबल है। वो जो भी क्रिस्टल प्राप्त करे, मुझे उससे डर नहीं लगता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि राघव किस विशेष तारा क्रिस्टल का इंतजार कर रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, वर्षों से उसने 3 विशेष तारा क्रिस्टल गति, शक्ति और मानसिक ऊर्जा सहन किए हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि उसकी मानसिक ऊर्जा कितनी ऊंची हो गई है। युद्ध में वह केवल गति और शक्ति के बल पर अपने ही स्तर के साथियों को कुचल सकता है, यहां तक कि उनसे ऊपर वालों को भी चुनौती दे सकता है।
यदि वो एक और विशेष तारा क्रिस्टल, अपना चौथा, प्राप्त कर ले, तो उसका सामना कौन कर पाएगा? मीना चुप रही। जाहिर तौर पर वो अभी भी आश्वस्त नहीं थी। प्रियंका ने आगे कहा, ठीक है, मैं आपको एक और खबर देता हूं। राघव के पास 3 ऐसे खजाने हैं जो उसे लगभग अजेय बनाते हैं। कौन से खजाने? तारा कलाकृतियां। तारा कलाकृति शब्द सुनकर मीना चौंक गई। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वे क्या है। उसकी छाती पर लटका हुआ तारादर्शन दर्पण भी एक तारा कलाकृति था। हालांकि इसका युद्ध में कोई वास्तविक उपयोग नहीं था। बिल्कुल सही, तारा कलाकृतियां। राघव के पास एक तारा कलाकृति है, एक लंबा भाला और एक तारा कृत्रिम कवच। एक आक्रमण के लिए, एक रक्षा के लिए। उसकी उस शक्ति के साथ जो किसी भी क्षण युद्ध देवता के स्तर को भी भेद सकती है। भला उसे कौन हरा सकता है? वो लक्ष्य को बिल्कुल नहीं हरा सकता, चाहे उसके पास 2 स्टार आर्टिफैक्ट ही क्यों न हो। प्रियंका को यह सब अंधविश्वास जैसा लगा, निराशाजनक। फिर भी उसकी छोटी बहन को पूरा यकीन था कि लक्ष्य कुछ भी कर सकता है, जिससे वो बेबस हो गई। ठीक है, जो तुम कहो, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करने दो। राघव के पास स्टार स्ट्राइक नाम की एक खास तारा कलाकृति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्राचीन देवता के खंडहरों से आई है। यह बस एक सुई है, एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु, जिसे वो अपने स्पेस रिंग में रखता है। मैंने उसे कहते सुना है कि अगर ये खून की एक बूंद या किसी की आभा के अंश को भी छू ले और वो इसे मानसिक ऊर्जा से चलाए, तो ये पीड़ित के चेतना सागर, मस्तिष्क को भेद सकती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। मैं दुनिया के छोर वाले दावे पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तारा फल के पेड़ की सीमा के भीतर कोई भी बच नहीं सकता। मीना ने पलकें झपकाई। क्या सच में इतना चमत्कारिक कुछ होता है? हां, इसीलिए राघव लगभग अजेय है। एक बार इसका ऑरा लॉक लग जाए तो इससे बचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि ये एक बार इस्तेमाल होने वाला हमला है, लेकिन अगर लक्ष्य वास्तव में उससे ज्यादा शक्तिशाली होता तो वो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करता। स्टार रील्म की शक्ति के बिना कोई भी स्टार स्ट्राइक से बच नहीं सकता। मैं तुम्हें लक्ष्य से लड़ने का विचार छोड़ने की सलाह देता हूं। अगर वो आकर राघव के हाथों मारा गया तो तुम्हें और भी ज्यादा दुख होगा। मीना काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, वरिष्ठ बहन, जब आप तारा फल के पेड़ से विदा लेंगी तो क्या अखिलेश आपके लिए विदाई भोज का आयोजन करेगा? बिल्कुल, वो इन दिनों तैयारियों में व्यस्त है। हालांकि मुझे लगता है कि वो मुख्य रूप से अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। इनमें से अधिकांश चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग आप दोनों शादी के बाद करेंगे। मीना ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने प्रियंका से कहा, जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। हम साथ रहेंगे। हाँ, जरूर, लेकिन वरुण भी मेरी मेज पर होगा। जब तुम उसके साथ बैठो तो बस नाराज मत होना। मुझे लगता है कि वो वास्तव में काफी अच्छा इंसान है। मीना ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खिड़की की ओर मुड़ गई और उसकी आवाज नम हो गई। मैं अपनी सीमाओं को जानती हूं। स्थानिक दरार के अंदर लक्ष्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पेड़ के तने पर अंतिम तारा क्रिस्टल अंततः अवशोषित और पच गया था। यहां न दिन था न रात, समय बीतने का कोई संकेत नहीं था। लक्ष्य को पता नहीं था कि वो कितने समय से अंदर था, और वो केवल उन तारा क्रिस्टल की गिनती कर सकता था जिनका उसने सेवन किया था। आखिरकार हो गया। मेरा अनुमान अभी भी गलत था। इन तारकीय क्रिस्टलों की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मैंने वास्तव में 9 गुना संपीड़न हासिल कर लिया है। 330 पूर्णतः विकसित तारकीय क्रिस्टल ने उनके क्षेत्र को चौथे स्तर से 9वें स्तर तक पहुंचा दिया था, और इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल में बाहरी दुनिया के 4 या 5 के बराबर ऊर्जा थी। इस प्रकार उनका संपीड़न जल्दी समाप्त हो गया और वे 9वें स्थान की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुके थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस जीवन में उसकी क्षमता 10 गुना संपीड़न का लक्ष्य रख सकती है।
उसे पूरा यकीन था कि कुछ और तारा क्रिस्टल प्राप्त करने पर वो 10 गुना संपीड़न तक पहुंच सकता है और फिर युद्ध देवता बन सकता है। दुर्भाग्य से यहां कोई तारा क्रिस्टल नहीं बचा था और लक्ष्य अधीरता से जल रहा था। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने 9 गुना संपीड़न हासिल कर लिया है। एक बार बाहर निकलते ही मैं आकाश के चारों देवताओं को आसानी से कुचल सकता हूं और उन्हें बचाने के लिए आकाश पर धावा बोल सकता हूं। लेकिन मैं इस पॉकेट डायमेंशन से बाहर कैसे निकलूं? लक्ष्य उस स्थान पर पहुंचा जहां अंतरिक्षीय दरार खुली थी। उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। बिजली की शक्ति उसके भीतर मौजूद अंधकारमय तारे द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, जिससे वो विद्युत सर्पों से लिपटा हुआ और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। दरार के पास एक ढाल पड़ी थी, वही ढाल जिससे पिछली बार उसे गिराया गया था। उसने दरार की स्थिति का पता लगाने के लिए उसे वही छोड़ दिया था और अब वो काम आ गई। उसने अंतरिक्ष के किनारे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां केवल खालीपन था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गया। फिर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो एक ही स्थान पर चल रहा है। लक्ष्य ने एक पल सोचा, फिर अपने मन में ठान लिया, टेलीपोर्ट। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। टेलीपोर्ट सफल रहा। फिर भी वो उसी जगह पर खड़ा रहा। ये ठीक नहीं है। मेरा टेलीपोर्ट केवल एक ही स्थान के भीतर काम करता है। ये पॉकेट आयामों को पार नहीं कर सकता। मुझे बाहर निकलने के लिए दरार खुलनी होगी। उसने विचार किया, फिर अपना चमकदार चांदी का भाला निकाला। उसमें धातु की ऊर्जा प्रवाहित करने के बाद भाला सुनहरी रोशनी की एक परत से ढक गया, जिससे वो अविश्वसनीय रूप से भारी और तेज हो गया। मेरे लिए खोल दो। अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करते हुए भाले की नोक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी जब उसने पूरी ताकत से वार किया। अंतरिक्ष में हलचल मच गई। उसके सामने की दरार पानी की तरह कांप रही थी। हल्की लहरें दिखाई देती और गायब हो जाती, फिर शांत हो जाती। ये काम तो कर गया, लेकिन बल पर्याप्त नहीं है। ऊर्जावान होकर लक्ष्य ने अपने चमकीले चांदी के भाले को घुमाया और रिवर ऑफ लाइटनिंग का प्रयोग करते हुए एक ही बिंदु पर बार बार वार किया। लेकिन यह किसी झील पर बारिश की बूंदों की तरह था। केवल छोटी छोटी लहरें, कोई बड़ी लहर नहीं। स्थानिक दरार अविचलित रही और उसके फटने का कोई संकेत नहीं दिखा। अनगिनत प्रहारों के बाद आखिरकार वो थक गया और जमीन पर बैठ गया। फिर भी कोई फायदा नहीं। हालांकि मैंने अपनी मूल ऊर्जा को 9 गुना संकुचित कर लिया है, फिर भी ये दरार बहुत स्थिर है। मेरे हमले दिव्य बिजली का मुकाबला नहीं कर सकते। वे इसे केवल हिला सकते हैं, पूरी तरह से तोड़ नहीं सकते। लक्ष्य को अपने पिछले जीवन से स्थानिक दरारों के बारे में जो कुछ भी पता था, वो याद आने लगा। पिछली समय रेखा में जब अलौकिक सभ्यता पृथ्वी पर आई, तो पृथ्वी के विशेषज्ञों ने प्रतिरोध किया। युद्ध छिड़ गए और जब शीर्ष योद्धा आपस में भिड़े तो वे कभी कभी अंतरिक्ष को फाड़ सकते थे, जिससे संक्षिप्त दरारें पैदा हो जाती थी। लेकिन वे लोग कम से कम चरम युद्ध देवता या तारामंडल के विशेषज्ञ थे। वे मुश्किल से अंतरिक्ष को काट सकते थे, जबकि वर्तमान में उसके पास वो शक्ति नहीं थी। मेरी आक्रमण शक्ति अभी भी थोड़ी कम है, फिर भी मेरा स्तर और आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने हमलों को और अधिक शक्तिशाली कैसे बना सकता हूं? थोड़ा और जोर लगाने से काम नहीं चलेगा। मुझे एक ऐसा प्रहार चाहिए जो युद्ध के अंतिम चरण या यहां तक कि चरम युद्ध देवता के बराबर हो, ताकि एक छोटी सी दरार भी खुल सके। बस एक छोटा सा छेद ही काफी है, एक सुई जितना पतला छेद, जिससे पृथ्वी की आभा का एक अंश अंदर आ सके, ताकि मैं टेलीपोर्ट करके बाहर निकल सकूं। आंखें बंद करके लक्ष्य अपनी शक्ति बढ़ाने का रास्ता खोज रहा था। उसके बाद कुछ समय तक लक्ष्य ने हर संभव तरीके का इस्तेमाल करते हुए कई प्रयास किए, लेकिन स्थानिक अवरोध पहले की तरह ही ठोस बना रहा। केवल उसमें हल्की लहरें उठीं,
लेकिन कोई दरार नहीं आई। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं मरने तक यही फंसा रहूंगा? संघर्ष के एक दौर के बाद लक्ष्य ने अपने शरीर की बहुत सारी मूल ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए वो केवल बैठकर आराम कर सकता था और अपनी मूल ऊर्जा को थोड़ा पुनः प्राप्त होने दे सकता था। जैसे ही वो अपनी मूल ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर रहा था, उसने अचानक अपने डैंटिन के भीतर एक काला तारा देखा। वो काला तारा अब भी वही तैर रहा था, मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। वो डांटियन के साथ एकीकृत हो गया था। अब उस अंधेरे तारे ने लक्ष्य को गुरुत्वाकर्षण प्रदान किया, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। तारा मंडल में पहुंचने पर ही वो अंधेरा तारा अपनी शक्ति को सही मायने में प्रकट कर सकता था। इस समय अंधकारमय तारे पर विद्युत धारा का प्रवाह तीव्र हो उठा। ये मूलतः एक विद्युत कोर के संघनन से निर्मित था, जिसमें विद्युत की शक्ति समाहित थी। अब बाहरी खगोलीय विद्युत शक्ति की पुनःपूर्ति के साथ इस पर विद्युत धारा और भी प्रबल हो गई, मानो एक बिजली का तूफान उत्पन्न हो रहा हो। बिजली चमकना। लक्ष्य के मन में अचानक एक विचार आया। जब उसने अंतरिक्षीय दरार में प्रवेश किया, तो बिजली गिरने से वह दरार फट गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिजली गिरने की तात्कालिक शक्ति अंतरिक्ष को भेदने के लिए पर्याप्त थी। बेशक यह भी संभव था कि यह स्थानिक दरार कई बार टूट चुकी हो और अब स्थिर न हो, लेकिन लक्ष्य को उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैं अब किसी भी समय बिजली के आयन का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन अंततः बिजली का आयन बिजली की गति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बिजली की वास्तविक विनाशकारी शक्ति फोटॉन से आती है। मैं केवल आयनों के साथ प्रतिध्वनित हो सकता हूं, लेकिन मैं फोटॉन के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो पाया हूं। यदि आयन और फोटॉन आपस में मिल जाएं, तो यह लगभग वास्तविक बिजली उत्पन्न करने में सक्षम होगा और कम से कम इसकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी। मैंने पहले कभी लाइटनिंग फोटॉन को तुरंत अवशोषित करने के बारे में नहीं सोचा था। अब जब मैं पूरी तरह से हताश हो चुका हूं, तो क्यों न इसे आजमा कर देखूं? यह सोचकर लक्ष्य ने मन बना लिया। वो वही पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी और वो काला तारा भी घूमने लगा। उसकी नसों और हड्डियों में मौजूद सर्वव्यापी आयन भी सक्रिय हो गए, जो अंधेरे तारे की बिजली जैसी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रहे थे। जल्द ही लक्ष्य एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश कर गया। उसकी मानसिक ऊर्जा अंधकारमय तारे में प्रवेश कर गई और उसे अंधकारमय तारे के भीतर की दुनिया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। ये ऊर्जा निकायों से बना था: डार्क मैटर, लाइटनिंग आयन, लाइटनिंग फोटॉन, लाइटनिंग एटम और ठंडी फ्रॉस्ट क्यूई की फुहारें। लक्ष्य जानता था कि वे फ्रॉस्ट क्यूई शहर में अत्यधिक बर्फीले तूफान की शक्ति को अवशोषित करने से बने थे और वे अंधेरे तारे के भीतर गहराई से जड़े जमा चुके थे। लक्ष्य के बिजली के आयन केवल अंधेरे तारे के भीतर मौजूद आयनों के साथ ही प्रतिध्वनित हो सकते थे, लेकिन बड़े बिजली के फोटॉन और सुनहरे कण जैसे बिजली के परमाणु पूरी तरह से अप्रभावित रहे। ये बातें अभी तक मेरे मन को छू नहीं पाई है। बिजली के परमाणु बिजली की मूलभूत शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं अभी उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि मुझमें वो क्षमता नहीं है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं और बिजली के फोटॉनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर सकता हूं। एक विचार के साथ लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा ने एक बिजली के फोटॉन को ढक लिया। आह! लाइट अंकिता फोटॉन एक फिसलन भरी मछली की तरह था। जैसे ही लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा उसे ढकने वाली थी, वो अचानक अविश्वसनीय गति से एक तरफ खिसक गया। ये छोटी सी चीज तो वाकई चकमा देना जानती है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। लक्ष्य को दिलचस्पी हुई और उसकी मानसिक ऊर्जा एक अदृश्य जाल की तरह एक बार फिर बिजली के फोटॉन पर झपटी। लेकिन जैसे ही वो सफल होने वाला था, लाइटनिंग फोटॉन ने एक बार फिर चमत्कारिक ढंग से चकमा दिया, मानो कोई तेज रफ्तार गोली भी मुड़ सकती हो, और लक्ष्य को उसके करीब आने से पूरी तरह रोक दिया।
लक्ष्य बुराई में विश्वास नहीं करता था और बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दर्जन से अधिक प्रयासों के बाद लक्ष्य अंततः निराश होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बिजली का फोटॉन बिजली का ही एक हिस्सा था और इसे केवल गति से पकड़ना असंभव था। जब तक उसमें जरा सी भी खामी होती, वो आसानी से उसका फायदा उठाकर भाग जाता था। लगता है ये तरीका काम नहीं करेगा। मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। मानसिक ऊर्जा से इसे जाल की तरह ढकना बेकार है। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास अब केवल एक ही तरीका बचा है। वो है मानसिक ऊर्जा को सीमित करने की तकनीक, आत्मा को जकड़ना। आत्मा अवरोधन अदृश्य है और आत्मा को कैद कर सकता है। आत्मा अमूर्त है, लेकिन मानसिक ऊर्जा बिजली के फोटोनों पर भी कार्य कर सकती है और उनका उपयोग उन्हें पकड़ने के लिए किया जा सकता है। मैं आत्मा अवरोधन क्यों न आजमाऊं? इस बात को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य ने चुपचाप सोल लॉकिंग का इस्तेमाल किया। सोल लॉकिंग में मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके एक बंधन बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति के चेतना सागर को कसकर सीमित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा मस्तिष्क में निवास करती है और चेतना सागर को सीमित करके प्रतिद्वंद्वी की आत्मा उससे बाहर नहीं निकल सकती। दरअसल सोल लॉकिंग भी मानसिक ऊर्जा का एक उपयोग है और ये लाइटनिंग फोटॉन पर प्रभावी होना चाहिए। वास्तव में सोल लॉकिंग के आने से पहले फोटॉन पूरी तरह से अनजान था। सोल लॉकिंग शुरू होते ही फोटॉन तुरंत बुरी तरह छटपटाने लगा, लेकिन वो एक इंच भी हिल नहीं सका। हा, बहुत बढ़िया, ये सचमुच काम करता है। जब तक मैं इसे सीमित रख सकता हूं, मैं इसे अपने साथ प्रतिध्वनित कर सकता हूं। जब तक एक लाइटनिंग फोटॉन प्रतिध्वनित होता है, अन्य फोटॉन स्वतः ही प्रतिध्वनित होने लगते हैं और सब कुछ पूरा हो जाता है। लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा बिजली के फोटॉन में समाहित होने लगी और उसे पूरी तरह से घेर लिया। इस बार यह सचमुच निर्बाध था, बिना किसी अंतराल के। सोल लॉकिंग वापस ले ली गई और फोटॉन ने भी अपना पलायन मार्ग खो दिया और अंत में लक्ष्य द्वारा ही घेर लिया गया। लेकिन लक्ष्य को बिजली के फोटॉन के साथ प्रतिध्वनित होने की इतनी लंबी प्रक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसकी मानसिक ऊर्जा के संचार का जबरदस्त प्रतिरोध हुआ और यह खींचतान पूरे एक दिन तक चली। सौभाग्यवश यह फोटॉन अन्य फोटॉनों से पूरी तरह अलग हो गया था, गति करने में असमर्थ था और अपनी शक्ति खो बैठा था। अंततः लक्ष्य ने सफलतापूर्वक इसके साथ अनुनाद स्थापित कर लिया। एक दिन बाद लाइटनिंग फोटॉन ने आखिरकार प्रतिरोध करना बंद कर दिया। लक्ष्य उस फोटॉन से निकलने वाली हल्की सी खुशी को भी महसूस कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके शरीर में बिजली के आयन होते हैं। ये उसका एक हिस्सा बन गया था। चलो नन्ही सी प्यारी, अपने साथियों को बाहर आने दो। लक्ष्य के आदेश पर अंधेरे तारे के भीतर मौजूद लाइटनिंग फोटॉन विस्फोटक तरीके से फट पड़े और लगातार आतिशबाजी की तरह हिंसक रूप से बाहर की ओर बहने लगे। असंख्य बिजली के फोटॉन लक्ष्य के शरीर के हर कोने में विचरण कर रहे थे और उनमें निहित शक्ति एक बार फिर लक्ष्य के शरीर में समाहित हो गई, जो बिजली के आयनों के साथ विलीन हो गई। फोटॉन और आयनों के मिश्रण से बिजली का प्रोटोटाइप तो बन गया था, लेकिन बुनियादी परमाणु की कमी के कारण लक्ष्य अपनी इच्छा से दिव्य बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता था। हालांकि वो हथियारों का उपयोग करके एक साथ फोटॉन और आयनों को छोड़ सकता था। दिव्य बिजली जितनी शक्तिशाली न होते हुए भी उसकी शक्ति काफी प्रभावशाली थी। एक और दिन बीत गया और अंततः फोटॉनों द्वारा लक्ष्य के शरीर को मजबूती मिली। उसने अपनी आंखें खोली और मुट्ठियां भींच ली। वाह, कितनी जबरदस्त शक्ति है! मैंने पहले सोचा था कि 9 गुना संपीड़ित कोर ऊर्जा ही काफी है और 10 गुना संपीड़न से पहले ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। लेकिन इन लाइटनिंग फोटॉन्स को प्राप्त करने के बाद मेरी शुद्ध शक्ति वास्तव में फिर से बढ़ गई। मेरी वर्तमान शुद्ध शक्ति साधारण प्राथमिक को कुचलने के लिए पर्याप्त है। बैटल गॉड्स।
और यहां तक कि कुछ कमजोर इंटरमीडिएट युद्ध के देवता। मुट्ठी बांधे हुए लक्ष्य की हथेली से चटकने की आवाज आई, मानो सेम फूट रहे हों, और सुनहरी बिजली की चिंगारियां बाहर की ओर फैल गई। ये बिजली की शक्ति थी। धीरे धीरे उठकर लक्ष्य पहले इस दूसरी दुनिया में घुमा, फिर उस छोटे पेड़ के पास आया। शायद मैं जल्द ही चला जाऊंगा। मैं इस बिखरी हुई जगह में जीवित रहने और कई तारा क्रिस्टल और समयस्मय में भटकने वाले एक फूल का पोषण करने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने अंततः मुझे इस कठिन परिस्थिति में आशा की एक किरण देखने की अनुमति दी। पेड़ के तने को धीरे से सहलाते हुए लक्ष्य ने एक उंगली उठाई और उसकी उंगली की नोक से 1 इंच की दूरी पर एक सुनहरी किरण निकली, जिसने पेड़ पर हल्के से कुछ शब्द उकेर दिए। लक्ष्य का छोटा पेड़, अगर एक दिन ये जगह बदल जाती है तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जगह पर लौट सकेंगे, अपनी मूल दुनिया में लौट सकेंगे, और फिर आपको किसी विदेशी भूमि में अतिथि बनकर नहीं रहना पड़ेगा। ये सब करने के बाद लक्ष्य छोटी पहाड़ी से नीचे उतर गया। वो स्थानिक दरार के सामने आया और उस ढाल को उठा लिया जो एक मार्कर के रूप में काम करती थी। अगर मैं बाहर निकल सका तो ये मेरे उड़ने के साधन के रूप में काम आएगा। अगर मैं बाहर नहीं निकल सका तो इस कवच को छोड़ना वैसे भी बेकार होगा, और हो सकता है कि मैं कभी बाहर न निकल पाऊं। इसके साथ ही लक्ष्य ने एक बार फिर अपना चमकीला चांदी का भाला निकाल लिया। उसकी ऊर्जा प्रवाहित हुई और धातु ऊर्जा एक बार फिर चमकदार चांदी के भाले में समाहित हो गई, जिससे वो सुनहरी रोशनी की एक परत से ढक गया और चमकदार चांदी का भाला ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सोने से बना हो। फिर लक्ष्य ने अपनी मूल ऊर्जा को एक बार फिर से प्रसारित किया और 9 गुना संपीड़ित मूल ऊर्जा संचित होने लगी। ऊर्जा की शक्ति बढ़ती ही गई जब तक कि वो अपनी सीमा तक नहीं पहुंच गई। मैंने पहले कभी इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहना स्थानिक दरार को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाहर आओ, मेरी बिजली। उसके शरीर के भीतर मौजूद काला तारा तेजी से घूमने लगा और अनगिनत बिजली के आयन और फोटॉन लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसके चारों ओर अनगिनत बिजली की रोशनी घूमने लगी और उसकी त्वचा पर चांदी के रंग के चटकते हुए सांप नाचने लगे। ढाल पर कदम रखते ही लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा ने उसे आगे बढ़ाया, जिससे उसका शरीर इस अंतरिक्ष में तेजी से उड़ान भरने लगा। उसकी गति तेजी से बढ़ती गई और जब तक लक्ष्य अंतरिक्षीय दरार के सामने पहुंचा, तब तक उसके शरीर की गति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। लगभग हवा में परछाइयों की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए लक्ष्य ने अपना चमकीला चांदी का भाला आगे बढ़ाया और सुनहरी धाराएं उमड़ पड़ी। इसे तोड़ दो, ये स्थानिक अवरोध जो मुझे रोक रहा है। मुझे बाहरी दुनिया में लौटने दो। हाँ, खोलो। सबसे बुनियादी भाला चलाने की तकनीक, यानी एक छलांग का उपयोग करते हुए लंबे भाले को आगे बढ़ाया गया। लक्ष्य द्वारा किए गए इस सरल से कार्य में भी घातक आभा झलकती थी। सिजल सिजल सिजल। स्थानिक दरार पर एक बिंदु पर भीषण टक्कर हुई। भाले की नोक इस बिंदु से टकराई और अनगिनत विद्युतीय सांप इस बिंदु पर घूमने लगे, मानो कोई घूमती हुई सुनहरी पवन चक्की हो। कोर एनर्जी अनियंत्रित रूप से बाहर निकली, जिसमें बिजली के आयनों की गति और बिजली के फोटॉनों की शक्ति का संयोजन था, जिससे लक्ष्य अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली हमला करने में सक्षम हुआ। ऐसा लगा मानो इसी क्षण कुछ टूट गया हो। आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक एक प्रकाश किरण इस छोटे से छेद से अंदर आई। बाहर स्थित तारा फल का पेड़ 3 महीने बाद एक बार फिर लक्ष्य के लिए अपने द्वार खोल बैठा। बाहर मौजूद सभी लोग, मैं, लक्ष्य वापस आ गया हूं। उसकी आकृति झिलमिला उठी, मनोकाइनेटिक टेलीपोर्टेशन हुआ और लक्ष्य दूसरी दुनिया में गायब हो गया। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं
कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।